सर 6th और 10th 6th और 10th और 15th। ठीक है। बेटा आरसी आपने ये एक्सरसाइज करी है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने चाहिए थे, जो डाउट पूछने चाहिए थे, वो तो आप पूछ नहीं रहे हो। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट। आपने कर लिया पूरी एक्सरसाइज? हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट E and F be events with PE is equal to 3/5। तो उसमें PE 3/5 गिवन है एंड PF is equal to 3/10 और PE इंटरसेक्शन F गिवन है 1/5। Are E and F independent? तो इंडिपेंडेंट की क्या कंडीशन होती है? इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF। ये होना चाहिए। ठीक है, ये चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं है। तो PE इंटू PF कैलकुलेट करिए। तो PE इंटू PF हो गया ये 3/5 इंटू 3/10, तो 9/50 होगी एंड दैट इज नॉट इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F। So therefore E and F are not independent. सर 3rd and 4th पे करा दो एक बार। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 and 4। प्रियल बेटा तुम्हारे कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement। तो विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ करना है। तो हम 1 by 1 दो तरह से कर सकते हैं, एक विद रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। और इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट दिया हुआ है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट नॉन इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान आना चाहिए। इफ ऑल द 3 oranges आर गुड, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। ठीक है, तो एक एक करके 3 ऑरेंजेस निकालने हैं। अगर तीनों गुड आएंगे तो फिर बॉक्स सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 oranges आउट ऑफ which 12 आर गुड। तो 12 गुड है और 3 बैड है। ये बॉक्स में इस तरह के ऑरेंजेस हैं और प्रोबेबिलिटी पूछी है कि बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। और बॉक्स के अप्रूवल की जो कंडीशन है वो ये कि 3 ऑरेंजेस निकालने हैं और एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट तीनों गुड आने चाहिए। तो अगर बॉक्स सेल के लिए अप्रूव किया जाएगा तो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट 3 ऑरेंजेस निकालने हैं और तीनों गुड आने चाहिए, तब उसको अप्रूवल मिलेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो पहले गुड आएगा, उसके बाद में गुड आएगा तो G2/G1, और उसके बाद में गुड आएगा तो G3/G1 इंटरसेक्शन G2। तो पहला गुड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/15। फिर इसमें से एक गुड कम हो जाएगा और यहाँ पे 11 गुड बचेंगे और टोटल 14 रह जाएगी। तो फिर गुड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/14। फिर एक और कम हो जाएगा तो 10 गुड बचेंगे और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/13।
फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। तो 132 अपॉन 21 into 13। 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 11 4 जा 44 और 13 7 जा 91। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 44 अपॉन 91। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, A fair coin and an unbiased die are tossed। तो अगर आप एक फेयर कॉइन और एक अनबायस्ड डाई को उछालते हैं, कॉइन और डाई, तो कॉइन पे 2 आउटकम्स आएंगे, हेड एंड टेल, और डाई पे 6, तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 12। ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स इन द कॉइन। जो ए इवेंट है वो है कि कॉइन पे हेड आता है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो ये तो क्लोज हो गया, कॉइन के ऊपर सिर्फ हेड आएगा और डाई के ऊपर कुछ भी आ सकता है। तो इसमें 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे और ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/12, दैट इज 1/2। बी इवेंट है 3 ऑन द डाई, डाई को क्लोज कर दिया कि इसके ऊपर सिर्फ 3 आएगा, तो इसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन होगा और कॉइन पे कुछ भी आ सकता है, तो इसमें भी 6 एलिमेंट्स होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पीबी इज इक्वल टू 6/12, तो ये भी 1/2 के इक्वल है। अब जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, कॉइन है, ये डाई है, तो कॉइन पे हेड आना चाहिए और डाई पे 6 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो अब इसमें दोनों के क्लोज हो गए, तो इनमें एक एक ऑप्शन ही बचा है। तो इसके अंदर एलिमेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 into 1, ये 1 के इक्वल हो। तो therefore probability of A intersection B is equal to 1/12। अब क्वेश्चन में ये चेक करना है कि A and B are independent events or not। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन को चेक कर लेते हैं। नाउ PA into PB कैलकुलेट करें, तो PA into PB हो जाएगा 1/2 into 1/2, that is 1/4, and this is not equal to PA intersection B। तो ये PA intersection B के इक्वल नहीं है, तो therefore A and B are not independent। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी चेक करना है कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। Events A and B are such that PA is equal to 1/2, PB is equal to 7/12, और दिया हुआ है P not A और not B। is equal to 1/4, और चेक करना है कि A and B इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो उसमें भी वही कंडीशन, PA इंटरसेक्शन B is equal to PA into PB चेक करेंगे। तो सबसे पहले PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कैलकुलेट करना है।
देखिए नॉट ए का मतलब हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/4। और के लिए यूनियन यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉज है, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें नॉट का फॉर्मूला लगाइए तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा 3/4 एंड दिस इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल गई। अब इसमें हम पी ए इंटू पी बी को चेक करेंगे, तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा 1/2 इंटू 7/12, तो ये 7/24 के इक्वल हो जाएगा। तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू 7/24 and this is not equal to P A intersection B. So therefore A and B are not independent. टेंथ के बाद एक क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 को भी चेक कर लीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, a die is tossed thrice. Die is tossed thrice. डाई को 3 बार उछाला जाता है, तो अगर डाई को 3 बार उछालेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो जाएगा 6 into 6 into 6 260. Probability of getting an odd number at least once. Probability of getting an odd number at least once. तो ऑड नंबर कम से कम एक बार आना चाहिए। तो देखिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ये नंबर ऑफ ऑड नंबर्स है, ये नंबर ऑफ इवन नंबर्स है। ये ऑड नंबर्स का नंबर है और ये इवन नंबर्स का नंबर। तो अगर आप डाई को 3 बार उछालते हैं, अगर ऑड नंबर एक बार भी नहीं आया तो तीनों बार इवन नंबर आएगा। अगर एक बार ऑड नंबर आता है तो बाकी दो पे इवन आएगा। अगर 2 बार ऑड नंबर आता है तो एक इवन आएगा, और अगर तीनों बार ऑड आता है तो इवन एक बार भी नहीं आएगा। अब देखिए हमें ऑड नंबर कितनी बार चाहिए, ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। तो ये हमारा इवेंट है ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, कि ऑड नंबर कम से कम एक बार आना चाहिए। तो एटलीस्ट वन में ये 3 केसेस आ जाएंगे। ये 3 केसेस मिलके ए इवेंट बनाएंगे। ऑड नंबर एटलीस्ट वंस का मतलब है या तो एक बार या उससे ज्यादा बार, यानी कि ऑड नंबर 1 टाइम्स, ऑड नंबर 2 टाइम्स और ऑड नंबर 3 टाइम्स। ये सारे केसेस हैं, ये टोटल केसेस है, मतलब ये सैंपल स्पेस है। तो ये जो बच गया है ये ए कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे तो ये हो जाएगा नो ऑड नंबर। तो तीनों में से एक बार भी ऑड नंबर नहीं आएगा, या ऑल इवन नंबर। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 केसेस बनेंगे और इसको कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक केस बनेगा। तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं कि जो पहले है उस पे इवन नंबर आया, मतलब ऑड नंबर नहीं आया, जो दूसरा है उस पे भी ऑड नंबर नहीं आया, जो तीसरा है उस पे भी ऑड नंबर नहीं आया, नो ऑड नंबर। इसका मतलब पहले वाले पे भी इवन नंबर आएगा, दूसरे वाले पे भी इवन नंबर आएगा और तीसरे वाले पे भी इवन नंबर आएगा। और डाई को 3 बार उछाल रहे हैं, तो जो पहले डाई उछाली है दूसरे को उससे कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि जो पहले पे 1 आया है तो दूसरे पे 1 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। तो जो सेकंड थ्रो है वो फर्स्ट थ्रो से इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट के लिए हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज E1, E2, E3 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इवन नंबर आने की प्रॉपर्टी हो गई 3/6। एक डाई को उछालेंगे तो उस पर 2, 4, 6 आता है तो इवन नंबर होगा। ऐसे इसकी प्रॉपर्टी भी 3/6 और इसकी प्रॉपर्टी भी 3/6। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और ये हो गया 1/8। लेकिन हमें तो ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। तो पी ए हो जाएगा 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8 दैट इज 7/8। इसका रिजल्ट हो गया 7/8। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आज से बेटा इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बताना था, 15th या 16th? 15th. 15th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें ई और एफ को इंडिपेंडेंट चेक करना है। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards, in which the following cases are the events E and F independent. तो फर्स्ट पार्ट में देखिए कि E इवेंट दिया हुआ है, the card drawn is spade। तो जो कार्ड निकाला जाता है वो स्पेड आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13/52। तो स्पेड 13 होता है और एक कार्ड निकालना है, तो एक कार्ड के लिए 13C1 52C1। तो C1 तो NC1 N के इक्वल होता है, तो 13C1 13/52 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। F है the card drawn is an ace। तो PF हो जाएगा card drawn is an ace। एस कितने होते हैं, एस होता है 4, तो ये हो जाएगा 4C1 डिवाइड बाई 52C1। ये 4/52 यानी कि ये हो जाएगा 1/13। ई इंटरसेक्शन एफ। अब एक ही कार्ड निकाला जाता है ना, अब वो क्या होना चाहिए, स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए। तो कार्ड ड्रॉन इज स्पेड एंड एस। तो एक ही कार्ड में और स्पेड और एस वो तो सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है, स्पेड में सिर्फ एक ही एस हो सकता है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 1C1 अपॉन 52C1, ये 1/52 के इक्वल हो। अब पीई इंटू पी एफ को चेक करिए, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/13, तो ये 1/52 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ और ई एंड एफ आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो जाए। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन इज किंग। सेकेंड कार्ड में ई है ब्लैक और एफ है किंग, तो ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा ब्लैक एंड किंग। अब इनकी प्रोबेबिलिटी देखिए, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26C1 डिवाइड बाई 52C1।
तो ये 26/52 यानी कि 1/2 के इक्वल। पीएफ किंग है तो 4c1 अपॉन 52c1, दिस इज 4/52, ये 1/13 के इक्वल हो। फिर ई इंटरसेक्शन एफ ब्लैक एंड किंग, तो ब्लैक में 2 किंग होते हैं, तो 2c1 अपॉन 52c1, तो 2/52, ये 1/26 हो। तो देयरफॉर PE into PF, तो ये 1/2 into 1/13, ये 1/26 के इक्वल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू PE intersection F. So therefore E and F are mutually independent. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ई दिया हुआ है, द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। तो किंग और क्वीन कितने होंगे? 4 किंग और 4 क्वीन, तो 8 हो जाएंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 8c1/52c1, तो ये 2/13 के इक्वल होगा। F है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, ये कार्ड एस होना चाहिए, तो PF हो जाएगा, एस होता है 4, तो 4c1 अपॉन 52c1, 4/52 यानी कि 1/13 के इक्वल होगा। ई इंटरसेक्शन है। अब एक ही कार्ड निकालना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अब उसमें कहता है कि किंग और क्वीन होना चाहिए और साथ में एस भी होना चाहिए। तो किंग और क्वीन में से कोई एक और एस, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किंग भी हो जाए और एस भी हो जाए। तो ये जो ई इंटरसेक्शन एफ है, ये एक नल सेट होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। अब PE into PF is equal to 2/13 into 1/13, that is 2/169, and this is not equal to PE intersection F. So therefore E and F are not mutually independent. और बताइए बेटा, और इस एक्सरसाइज में और किसी कोई डाउट है तो? Sir, 16th. Question number 16 देखिए। In a hostel, 60% of the student read Hindi newspaper. तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की जो नंबर है 60% है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 60/100। 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो H का मतलब है द इवेंट अ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, उसकी प्रोबेबिलिटी है 60/100। और E है इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टूडेंट पढ़ता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 40/100 होगी। 20 रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो हिंदी एंड के लिए इंटरसेक्शन, एंड दिस इज 20%। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया? फर्स्ट पार्ट में पूछा है शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो ना हिंदी ना इंग्लिश,
नॉट हिंदी एंड नॉट इंग्लिश। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E का होल बार, बिकॉज H यूनियन E का होल बार होता है H कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये हो जाएगा 1 माइनस पी एच यूनियन ई। इसका फॉर्मूला पी एच प्लस पीई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। तो पी एच हो जाएगा 60/100, पीई 40/100 और एच इंटरसेक्शन ई हो जाएगा 20/100। तो ये 60 प्लस 40 100 माइनस 20 80/100 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5। तो 1/5 और 0.2। फिर सेकेंड पार्ट में पूछा है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, मतलब ये हो चुका है। इफ शी, कंडीशन दी हुई है कि शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एच डिवाइड बाई पी एच। तो पी ई इंटरसेक्शन एच आ जाएगा 20/100 और पी एच हो जाएगा 60/100। ये कैंसिल हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई। ऐसे ही इसका सी पार्ट है, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो सी पार्ट में पूछा है इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो कंडीशन दी हुई है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर, और पी एच बाई ई रिक्वायर्ड है। तो ये हो जाएगा पी एच इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई पीई। 20/100 और पी हो गया 40/100। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। और कोई डाउट है बेटा इस एक्सरसाइज में? ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कराता हूं। एक्सरसाइज है 13.3 और इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। तो इसमें क्या होता है कि आ कॉमन इवेंट, ए कॉमन इवेंट को हम ए से डिनोट करते हैं, कैन बी डन बाय मोर देन वन mutually exclusive and exhaustive ways, say E1, E2, E3 etc. तो इसमें एक इवेंट होगा जिसको आप एक से ज्यादा तरीकों से कर सकते हैं। जैसे E1, E2, E3 ये 3 तरीके हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, मतलब 2 भी हो सकता है, 4, 5, कितने भी तरीके हो सकते हैं। लेकिन वो जो उसको करने के तरीके होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, मतलब आप उसमें से सिर्फ एक ही तरीके को सिलेक्ट कर सकते हो। तो काम तो कई तरीकों से किया जा सकता है,
लेकिन वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। अगर आप E1 से करते हो तो फिर E2 और E3 को छोड़ना पड़ेगा। E2 से करते हो तो फिर E1 और E3 को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो एक्सक्लूसिव वेज हैं, मतलब उनमें से कोई एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव का मतलब है कि सिर्फ यही इवेंट है और कोई नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि इनसे अलग कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस इवेंट को करने के लिए इन तीनों में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो और इनसे अलग और कोई तरीका भी नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम Pe1, Pe2 और Pe3, तो इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। तो ये जो लिखा हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, उसका ये मीनिंग होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 1। अब देखिए कि इसका क्या फॉर्मेट है। आप हर एक क्वेश्चन में इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले एक कॉमन इवेंट है, उसको डिसाइड करिए क्वेश्चन को पढ़ के कि कॉमन इवेंट कौन सा है। तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसमें ये ढूंढोगे कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो एक से ज्यादा तरीकों से किया जा सकता है। उसको हम बोलेंगे ए, यानी कि कॉमन इवेंट। फिर वो किस किस तरीके से हो सकता है, उन सारे तरीकों को आप इस तरह से लिखोगे E1, E2, E3। फिर इनको डिफाइन करोगे कि E1 क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे। फिर इसको डिफाइन करोगे कि E2 क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे। फिर इसको डिफाइन करोगे कि E3 क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे। अगर आपको इनकी प्रोबेबिलिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो आप क्या करोगे, 1 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जैसे आपको दिया हुआ है कि भाई 3 बैग्स हैं और आपको उसमें से एक बैग सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये बताया हुआ है कि भाई फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, तो यहाँ पे 1/7 लिखेंगे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। अब क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो ये 1/3, 1/3, 1/3 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर इनका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है तब तो वही लिखना है। अगर गिवन नहीं है तो 1 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब अगर 2 इवेंट है तो 1/2, 1/2, 3 इवेंट है तो 1/3, 1/3, 4 इवेंट है तो 1/4 ईच, इस तरह से। फिर अगर आप इसको सिलेक्ट करके ए को करते हैं तो ए को करने की प्रोबेबिलिटी व्हेन E1 हैज बीन सेलेक्टेड। ठीक है, तो आपने E1 को सिलेक्ट कर दिया। अब इस तरीके से इस इवेंट को करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब E1 हैज बीन सेलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर A/E2, मतलब आपने E2 को सिलेक्ट कर लिया, उससे ए की प्रोबेबिलिटी, और फिर E3 को सिलेक्ट कर लिया, उससे ए की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। फिर इसमें आता है, इसमें 2 थ्योरम अब बनती हैं। ये सारा डेटा आप इस तरह से लिख लोगे। फिर आपको ढूंढना है कि इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो इसमें पहला है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसमें आपको कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। तो इसमें आपको PA कैलकुलेट करना होगा। तो ए किस किस से हो सकता है, ए E1 के बाद हो सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, या E2 के बाद हो सकता है, E2 इंटरसेक्शन ए, या E3 के बाद हो सकता है, E3 इंटरसेक्शन ए। तो इसका मतलब समझिए क्या होता है, E1 को सिलेक्ट किया एंड ए, और E2 को सिलेक्ट किया एंड ए, और E3 को सिलेक्ट किया एंड ए। ये 3 तरीके हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई एक ही हो सकता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हम यूनियन की प्लेस में प्लस लिख देते हैं, प्लस PE2 इंटरसेक्शन ए प्लस PE3 इंटरसेक्शन ए। तो कोई नई चीज नहीं है, जो हम पहले से ही जानते हैं उसी की एक एप्लीकेशन है। तो इसमें पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब ये E1 पहले होगा तब हम ए इवेंट को करेंगे, तो PA/E1, और फिर E2 को सिलेक्ट किया, उससे ए को किया, तो A/E2। तो जो तरीका है पहले उसको सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, और ये PE3 इंटू PA/E3, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया।
और इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि इस तरह से प्रॉपर्टी निकाली जाएगी। फिर इसमें दूसरा पार्ट है बेस थ्योरम का। तो बेस थ्योरम क्या है, इधर मैं लिख देता हूं बेस थ्योरम। इसमें कॉमन इवेंट हो चुका होता है। तो जैसे ए हो चुकेगा और आपको बताना है कि वो कौन से तरीके से गया है। मान लो E1 से पूछा गया है तो P E1 by A, तो ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसमें रिवर्स है। इसमें ये इवेंट हो चुका है, ये आपको पता है कि ये हो गया है, तो आपको पीछे जाना है, आपको बताना है कि वो किस तरीके से हुआ है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए, P E1 इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय PA। अब PA कैसे निकालेंगे, देखो PA तो ये पूरा हो गया, ये PA है, और P E1 इंटरसेक्शन A, ये वाला जो पार्ट है ये P E1 इंटरसेक्शन A है, ठीक है। तो P E1 इंटरसेक्शन A हो जाएगा P E1 इंटू P A by E1, और नीचे आ जाएगा PA। यानी कि चाहे आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे बेस थ्योरम का क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो आपको कैलकुलेट करना ही है, ठीक है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है तो आपको फिर ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और अगर किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, इनमें से किसी एक तरीके की वे की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो फिर बेस थ्योरम। आपको इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ए इवेंट हो चुका है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज बीन डन बाय E2। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P E2 इंटू P A by E2 डिवाइड बाय PA। और अगर पूछा जाता है कि भाई थर्ड तरीके से हुआ है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो फिर P E3 इंटू P A by E3 डिवाइड बाय PA। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए एक बैग है, इसमें 4 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल्स। एक दूसरा बैग है, सेकंड बैग, इसमें 3 व्हाइट और 7 ब्लैक बॉल्स। और एक तीसरा बैग है, इसमें 5 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ये फर्स्ट बैग हो गया, ये सेकंड बैग हो गया, और ये थर्ड बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। ये फर्स्ट पार्ट है। और दूसरा पार्ट है, इफ बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, व्हाइट बॉल आ गई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट it has been drawn by second bag। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखना है कि कौन सा ऐसा काम है जो एक से ज्यादा तरीकों से हो सकता है। जैसे व्हाइट बॉल है, अगर आपको व्हाइट बॉल निकालनी है तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं। आप फर्स्ट बैग से निकाल सकते हो, सेकंड बैग से निकाल सकते हो, या थर्ड बैग से निकाल सकते हो। यानी कि व्हाइट बॉल निकालने के लिए पहले आपको बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो व्हाइट बॉल निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, सेकंड बैग इज सेलेक्टेड एंड थर्ड बैग इज सेलेक्टेड। तो हमारा जो ए इवेंट है वो हो गया, अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। तो कॉमन इवेंट हो गया, व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। अब इसके वेज देखिए, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड। बैग के सिलेक्शन की कोई प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं दी हुई है,
तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर ये सेकंड बैग इज सिलेक्टेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3, और ये थर्ड बैग इज सिलेक्टेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3। अब अगर आपने फर्स्ट बैग को सिलेक्ट कर लिया और इसमें से आपको व्हाइट बॉल निकालनी है, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, तो इसमें से व्हाइट बॉल निकालोगे तो 4c1 अपॉन 9c1, तो 4c1 4 हो जाएगा और 9c1 9 हो जाएगा। अगर आप सेकंड बैग को सिलेक्ट करते हो और उसमें से व्हाइट बॉल निकालते हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10, और अगर थर्ड बैग को सिलेक्ट करते हो उससे व्हाइट बॉल निकालते हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/9। ठीक है, अब उसने पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, यानी कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो ये बेस्ड इसका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो P even हो जाएगा 1/3 इंटू 4/9 प्लस 1/3 इंटू 3/10 प्लस 1/3 इंटू 5/9। तो ये फॉर्मेट बना लोगे, क्वेश्चन में साफ साफ दिखेगा कि किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई। अगर कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जानी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और अगर कॉमन इवेंट हो गया है, इनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो फॉर्मूला है। जैसे इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में पूछा गया है इफ बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, मतलब ये हो चुका है। सेकंड बैग वाली प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो P E2/A हो जाएगा, इन सब की वैल्यूज हमारे पास रखी हुई है। P E2 इज 1/3 and PA is A/E2 is 3/10, और फिर PA 1/3 इंटू 4/9 प्लस 1/3 इंटू 3/10 प्लस 1/3 इंटू 5/9। तो अगर आप ये देखेंगे तो इस पूरी एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इसे सिचुएशन बदलती रहेंगी, ये फॉर्मेट बिल्कुल एक जैसा रहेगा, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन आपको इसी तरीके से उसको सोचना है कि कॉमन इवेंट क्या है और उसको हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। फिर ये सोचना है कि भाई ए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर ए हो चुका है, इनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ बेटा, वो आप ही सोच के बताइएगा और बोलिएगा प्लीज। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, एन एग्जामिनी either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices। जो एक एग्जामिनी है उसको वो एक क्वेश्चन का आंसर 3 तरीके से कर सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और उसमें 4 चॉइसेस हैं ABCD। प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज, तो उसके गेस करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और वो कॉपी करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई 1/6, और फिर एक और प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि हिज आंसर इज करेक्ट, his answer is correct given that he copied it, given that he copied it। इसकी भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये 1/8 के इक्वल। कहता है he answers the question, he answers the question and it is found to be correct।
find the probability that he actually knew it. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको इसी फॉर्मेट से चलना है। सबसे पहले ए इवेंट लिखो, ये कॉमन इवेंट है। फिर E1, E2, E3, E4 कितने भी इवेंट हो सकते हैं। अगर 2 इवेंट है तो इसको हटा दीजिएगा, 4-5 इवेंट है तो एक और लिख दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूरा अच्छी तरह से पढ़ के ये बताइए कि कौन सा ऐसा काम है जिसको एक से ज्यादा तरीकों से किया जा सकता है। तो कॉमन इवेंट इसमें से ढूंढ के बताइए कि व्हाट इज द कॉमन इवेंट। Answer is correct. Answer is correct. And your answer is also correct. ठीक है, तो कॉमन इवेंट हो गया, आंसर इज करेक्ट। अब वेज बताइए कि किन किन तरीकों से करा जा सकता है, मतलब करेक्ट आंसर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। E1 होगा कि उसने गेस करा है, E2 होगा कि उसने कॉपी करा है, E3 he knows the answer. He guesses, he copies and he knows the answer. ठीक है, तो 3 ही तरीके हैं, फोर्थ नहीं है। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज हमें कैलकुलेट करनी है। Pe1 कैलकुलेट करना है, Pe2 कैलकुलेट करना है और Pe3 कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद E1 से A हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, और फिर E2 से A हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, और फिर E3 से A हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी। Pe1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Pe1 guesses 1/3. 1/3 and copies 1/6. and knows 1/8. है ना। तो ये नोज की प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन हमें पता है कि इन तीनों में एक रिलेशन होता है। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव वेज। तो हमें ये पता है कि Pe1 प्लस Pe2 प्लस Pe3 1 के इक्वल होता है। तो हम अगर इसमें E1 की वैल्यू डाल दें, E2 की वैल्यू डाल दें, तो हमें E3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो Pe3 हम कैलकुलेट कर लेंगे। Pe3 इज इक्वल टू 1 minus 1/3 minus 1/6 and this comes out to be 1/2। तो ये जो है Pe3 हो जाएगा 1/2 के इक्वल। अब अगर आप गैस करते हो, मतलब E1 हैज बीन डन, गैस हो गया, तो करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अगर आप तुक्का लगा के गैस करके करेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप कैलकुलेट करके बताइए कि गैस करके करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें 4 चॉइसेस हैं, तो आप एक वाइल्ड गेस करते हो, ऐसी ABCD 4 ऑप्शन है, तो उसमें करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें एक करेक्ट होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। ठीक है, तो ये इस सेंटेंस के अंदर छुपा हुआ है कि यू आंसर अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस। तो 4 में से आप अगर 4 अटेम्प्ट करते हो तो एक तो करेक्ट होगा ही। A/E2 कॉपी करके करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ये गिवन है कि his answer is correct given that he copied it। तो कॉपी करके करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/8। नोस, जिसको आंसर पता है, मान लो किसी को आंसर पता है कि भाई बी ऑप्शन करेक्ट है, तो उसके लिए तो बी ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो जिसको आता है उसके करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? He answers the question and it is found to be correct। मतलब ये तो हो चुका है, ए हो चुका है। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है? He actually knew it, इसकी। तो E3/A, this is required। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे इस पे, क्योंकि ए इवेंट हो चुका है और किसी एक तरीके की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है,
तो कंडीशनल प्रॉपर्टी हो जाएगा P E3 इंटरसेक्शन A, E3 इंटरसेक्शन A मतलब P E3 into P A by E3 और डिवाइड बाय PA हो जाएगा P E1 into P A by E1 प्लस P E2 into P A by E2 प्लस P E3 into A by E3। अब इन सभी की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं, बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो P E3 is 1/2 into 1 divided by P E1 1/3 into 1/4 plus 1/6 into 1/8 plus 1/2 into 1। इसको कैलकुलेट करिए तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लेन हो जाएगा। ये 12, ये 48, ये 2, 2 48 12, एलसीएम 48 आ जाएगा। 48 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 24 आ जाएगा। इसको 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसको 48 से मल्टीप्लाई करिए तो 24। इसका रिजल्ट आ गया 24/29। तो आसान सी एक्सरसाइज है, आपको बस इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है। तो थर्ड एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास बेटा फिर आपकी होगी वेडनेसडे को, ना मंडे को नहीं हो पाएगी, मंडे की छुट्टी है, फिर वेडनेसडे को नेक्स्ट क्लास होगी। Okay, sir. Thank you. ओके, Happy Diwali, sir. सेम टू यू बेटा।